नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। हमने पिछली वीडियो में सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य और नाथ साहित्य के विषय में चर्चा की थी। आज हम बात करते हैं रासो साहित्य, जो कि हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। रासो साहित्य। आदिकालीन साहित्य में रासो साहित्य का भी महत्वपूर्ण स्थान है। रासो जैन कवियों के रास से भिन्न है। प्रायः रासो काव्य रसात्मक और श्रृंगार रस प्रधान है। पृथ्वीराज रासों में यदि वीर और श्रृंगार का मिश्रण है, तो बीसल देव रासों में श्रृंगार की सरिता प्रवाहित हुई है। खुमान रासो भी रासो साहित्य की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उत्तर प्रदेश में आलाखंड के नाम से जो काव्य प्रचलित है, वही परमाल रासो के रूप में विख्यात है। पृथ्वीराज रासो साहित्य की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। काव्य सौंदर्य की दृष्टि से यह एक उल्लेखनीय रचना है। यह हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। फिर हम बात करें लौकिक साहित्य में। इस साहित्य के अंतर्गत डोला, मारूरा, दूहा, जयचंद्र प्रकाश, जयमयंक, जस चंद्रिका, बसंत विलास और खुसरो की पहेलियों को लिया जा सकता है। डोला मारूरा दूहा 11वीं शताब्दी में लिखा एक श्रृंगार काव्य है। जयमयंक जस चंद्रिका की रचयिता मधुकर कवि का माना जाता है। खुसरो की पहेलियां तो जगत प्रसिद्ध हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आदिकालीन साहित्य विविधात्मक और उसकी विविधता में ही उसका महत्व, मूल्य और आदर्श छिपा हुआ है। यह ठीक है कि आदिकालीन साहित्य मध्यकालीन साहित्य जितना साहित्यिक नहीं है, किंतु यह कहना भी गलत है कि इस साहित्यिक में साहित्यिकता का अभाव है। फिर हम बात करें तो प्रमुख कृतियाँ। अगर हम प्रमुख कृतियों का परिचय करें, जैसे आदिकाल की प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार हैं। पृथ्वीराज रासो इस काल की प्रमुख एवं प्रतिनिधि रचना है। इसके रचयिता चंद्रबरदाई दिल्ली। फ्रेंड्स, आपको पता लगता है कि जो है पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई जी ने लिखा, वो दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान के सावन सखा एवं दरबारी कवि थे। हिंदी साहित्य में महाकाव्य परंपरा का प्रारंभ यहीं से होता है। कुछ विद्वान इसे प्रमाणिक तो कुछ इसे अप्रमाणिक रचना मानते हैं। वही कुछ विद्वान इसे अर्धप्रमाणिक कृति भी मानते हैं। यही कृति सामंती युग के समूचे परिवेश का चित्रण करती है। यह एक विशाल आकार का महत्वपूर्ण काव्य है, जिसमें एक ओर महाकाव्योचित गरिमा मिलती है और दूसरी ओर काव्य सौंदर्य विषयक अभिनवता इस काव्य में श्रृंगार व वीररस का प्रमुख है। पृथ्वीराज चौहान नायक जितना वीर है, उतना ही श्रृंगार प्रेमी भी है। इस काव्य की भाषा के विषय में विवाद रहा है। प्रायः यह माना जाता है कि यह काव्य पिंगल शैली में लिखा गया है, जो ब्रज भाषा का रूप है, जिसमें राजस्थानी बोलियों का मिश्रण है। लगभग 68 छंदों में लिखा गया है। यह काव्य आदिकाल का प्रतिनिधि काव्य माना जाता है। इस विशाल काव्य ग्रंथ में 69 सर्ग और लगभग 2500 पृष्ठ हैं। फिर यदि बात करें बीसल देव की, तो बीसल देव भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इस पर कई प्रश्न बनते हैं। जैसे बीसल देव इस काव्य ग्रंथ का रचना काल 1155 ईस्वी माना गया है। बीसल देव रासो हिंदी के आदिकाल की श्रेष्ठ काव्य कृति है। इसमें भोज परमार की पुत्री राजमती और चौहान राजा अजमेर के बीसल देव तृतीय के विवाह, वियोग और पुनर्मिलन की कथा सरस शैली में प्रस्तुत की है गई है। कवि ने प्रकृति के रमणीय चित्रों से भी काव्य ग्रंथ को सौंदर्य प्रदान किया है। विरह की विभिन्न दशाओं के वर्णन में समस्त प्रकृति सहायक हुई है। यह श्रृंगार प्रधान काव्य है। आपका यही पूछा जाएगा, ये मतलब कौन सा प्रधान काव्य है, तो आपको बताना पड़ेगा श्रृंगार प्रधान काव्य है। कौन सा? बीसल देव रासो। फिर हम बात करें हमीर रासो की, तो आचार्य शुक्ल जी ने हमीर और अलाउद्दीन के युद्धों का वर्णन तथा हमीर की प्रशंसा चित्रित की है। राहुल ने इसे जज्जल नामक कवि की रचना माना है। इस ग्रंथ की कोई प्रति उपलब्ध नहीं है। परमाल रासो, इसका
रचयिता जगनिक नामक कवि को माना गया है। इसका रचना काल 13वीं शताब्दी का आरंभ बताया जाता है। इस ग्रंथ में वीर भावना का आकर्षण और पूर्ण रूप मिलता है। यह उत्तर प्रदेश में आला खंड के रूप में गाया जाता है, यानी इसका दूसरा नाम है परमाल रासू का, वो आला खंड भी है। श्रावकाचार्य यानी देवसेन नामक प्रसिद्ध जैन आचार्य ने 933 ईस्वी में इस काव्य की रचना की थी। श्रावकाचार्य लगभग 250 दोहों में श्रावक ग्रंथ का प्रतिपादन किया। इस ग्रंथ की रचना दोहा छंद में हुई। फिर हम बात करते हैं भट्टेश्वर बाहुबली रास की। तो इस ग्रंथ की रचना 1184 ईस्वी में शाली बसूरी ने की थी। इस काव्य ग्रंथ में भट्टेश्वर तथा बाहुबली का चित्रण वर्णित है। इस कृति में जो कथा वर्णित है, इसमें इन्हें अयोध्या निवासी ऋषभ जिनेश्वर के यहाँ सुनंदा और सुमंगला से उत्पन्न बताया जाता है। हिंसा वीरता के पश्चात वैराग्य और मोक्ष के भाव प्रतिपादित करना कवि का मुख्य लक्ष्य रहा। वीर और श्रृंगार रसों से युक्त 205 छंदों में लिखित नाटकीय भाषा से युक्त यह एक उक्ति विचित्रपूर्ण एवं रसात्मक काव्य है। सातवां है चंदनबाला रास। तो 35 छंदों के इस खंड काव्य की रचना आशुक नामक कवि ने जो है जालोर में 1200 ईस्वी के लगभग की थी। इसकी नायिका चंदनबाला का अपहरण कौशाम्बी के राजा शतानिक ने किया था। चंदनबाला के जीवन के कष्टों और सतीत्व को कवि ने आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया। चंदनबाला के जो आपके कवि हैं वो हैं आशुक। नेक्स्ट, डोला मारूरा दूहा 11वीं शताब्दी में रचित यह लोक भाषा काव्य एक प्रेम गाथा है, जिसमें डोला और माखंडी यानी मारू की प्रेम कथा श्रृंगार रस के काव्य दोहों के माध्यम से प्रकट की गई है। इस काव्य में नारी हृदय की मार्मिक व्यंजना हुई है। इसके रचयिता कुशल लाभ हैं। इसके अतिरिक्त कम उल्लेखनीय रचनाओं में जयचंद प्रकाश, बसंत विलास, जय मयंक, जस चंद्रिका, खुसरो की पहेलियाँ, संदेश रासक, वर्ण रत्नाकर और उक्ति व्यक्ति प्रकरण आदि को भी लिया गया है। अब तक हमने ये जो साहित्य पढ़ा आदिकाल का, उसमें हम आपके कुछ प्रश्नों को भी देख लेते हैं। तो चलिए देख। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ किसने लिखा है? तो वो आपका है ग्रासादास तासी ने लिखा है। आदिकाल को क्या नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया? तो वो है वीर गाथा काल नाम दिया। अब हम सूची सम्मिलित करेंगे। तो देखिए, हिंदी साहित्य का आदिकाल जो लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा रामचंद्र शुक्ल जी ने। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा है गणपति चंद्र गुप्त ने। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास वो है राम कुमार वर्मा जी ने लिखा है। फिर आपसे पूछ रहे हैं, नेक्स्ट है मिश्र बंधुओं में नहीं है, कौन से हैं जो मिश्र बंधु में नहीं है? आपका कृष्ण बिहारी, श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। तो कृष्ण देव बिहारी मिश्र जो हैं वो मिश्र बंधुओं में नहीं है। नेक्स्ट है शुक्ल जी के द्वारा किए गए कालों के नामकरण का मूल आधार है। तो मतलब आपको बताना है कि मूल आधार क्या है। प्रधान प्रवृत्ति, प्रामाणिक, काल की परिस्थितियाँ, काल का प्रमुख कवि। तो ए आपका सही ऑप्शन है प्रधान प्रवृत्ति। फिर आपसे पूछ रहा है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपको बताना है आरोही क्रम। तो आपको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का व्रत इतिहास, यानी इसी तरह से क्रम में दिए हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा क्रम सही है। तो आपका सी ऑप्शन सही है, हिंदी साहित्य का इतिहास पहले, फिर है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, फिर है हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास। फिर आपको बताना है आरोही क्रम में दूसरा प्रश्न कि इन हिंदी साहित्य के इन इतिहास लेखकों को काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। यानी पहले हमें रचनाएं दी थी, अब हमें दिया है लेखक। तो इनको हम लगाएंगे। आपका जो सही ऑप्शन होगा वो सी है पहला, ग्रासा दत्तासी, ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट है आपको कथन और तर्क दिए गए हैं। आपको बताना है जो कि कथन है वो तर्क उसका सही है या नहीं। साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास होता है जो युगीन परिस्थिति से बदलती हैं।
तर्क है, इसलिए साहित्य के इतिहास का अध्ययन युगीन परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में किया जाना चाहिए। तो आपको बताना है सही, ए सही आर गलत, ए गलत आर सही, ए आर दोनों गलत या ए आर दोनों सही। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो डी है, ए और आर दोनों सही हैं। अब आपको बताना है कि कौन सा असत्य है, आपको असत्य बताना है कि कौन सा असत्य है। हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया है। ग्रासा दत्तासी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को अपनी पुस्तक फ्रेंच भाषा में लिखी। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने लिखा। विश्वबंधु विनोद के 4 भाग हैं। आपको बताना है कि क्या असत्य है। तो आपका हमने पहले ही पढ़ा था वैज्ञानिक इतिहास, तो ये हमारा कौन सा सी ऑप्शन गलत होता है। ये हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक था डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने लिखा, यही हमारा असत्य है। नेक्स्ट है, आपसे पूछा जा रहा है, सूचियाँ दी हैं, आपको इसमें मिलान करना है ना। तो आपको बताना है कि पृथ्वीराज राजसो, चंद्रबरदाई, खुमान राजसो, दलपति विजय, परमाल राजसो, जगनिक और बीसल देव राजसो, नरपति नाला इन्होंने लिखी। तो आपका ऑप्शन ए सही होता है। नेक्स्ट आपका आता है कि इन रचनाओं को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। रचनाओं को रचना काल के आरोही क्रम में आपको बताना है कि कौन सा सही है। खुमान रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वी रासो, हमीर रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वी रासो, हमीर रासो, खुमान रासो, हमीर रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वी रासो या खुमान रासो, पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो या खुमान रासो या हमीर रासो। तो आपका जो है वो आपको बताना है कौन सा सही है। तो आपका क्या है, डी ऑप्शन सही है। पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, खुमान रासो और हमीर रासो। पृथ्वीराज रासो के व्रत रूपांतरण में कितने सर्ग हैं। तो आपका ऑप्शन होगा सी ऑप्शन सही है, 69। जगनिक की रचना कौन सी है। आपको बताना है कि जगनिक की रचना परमाल रासो है। किस रचना को आलाखंड के नाम से भी जाना जाता है। मैंने आपको बताया था कि आलाखंड किसका दूसरा नाम है, तो वो आपका है परमाल रासो का। फिर है, रासो ग्रंथों में किस रस की प्रधानता है। तो वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता है। रासो ग्रंथों में युक्त भाषा है डिंगल पिंगल भाषा। इनमें से वीर्य प्रधान रासो काव्य कौन सा है। आपको बताना है वीर्य प्रधान। तो बीसल देव रासो ही एक ऐसा है जो कि वीर्य प्रधान है। नरपति नाला की रचना कौन सी है। नरपति नाला की रचना कौन सी है, बीसल देव रासो यानी बी। इनमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना आपको बतानी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का इतिहास, रीतिकाल की भूमिका, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो ए है, हिंदी साहित्य का आदिकाल। फिर आपको ये है सुमिलित करना है, संदेश रासक, पदम चरऊ, महापुराण, फिर है आपका पाहुड़, दोहा आपको बताना है। और फिर आपको ये कोड दिए गए हैं, इसमें आपको मिलाना है। तो वो आपका जो सही होगा वो है बी ऑप्शन 2। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अब तक बने रहने के लिए। आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, प्लीज़ लाइक करिए ताकि मुझे भी अच्छा लगे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको सिर्फ प्रश्न कराऊं या थ्योरी भी कराऊं, तो आप प्लीज़ मुझे सजेस्ट करिए कमेंट के माध्यम से। धन्यवाद।